तो आज जो इस कार्यक्रम एलयू के धरोहर कार्यक्रम में हमारे साथ एलयू के धरोहर है, उनका नाम है शोभित द्विवेदी जी। ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन में पूरे यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए में टॉप किए। उसके बाद पीएचडी किए तो उसमें भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे टॉप किए। फिर उसके बाद जेआरएफ का एग्ज़ाम दिए, उसमें भी ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 रहा। बहुत से लोग जेआरएफ हो जाता है, पीएचडी में होते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ, अभी भी मतलब मैं आपको बता दूँ कि पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद इन 2 साल हो गए मुझे पीएचडी करते हुए। इन 2 सालों में मैंने लगभग 40,000 रुपये किताबें खरीदी हैं। मुझे याद आता है कि जब पापा पैसे देते थे मेला घूमने के लिए, तो जब मैं मेला जाता था, अच्छा उस समय 20 रुपये बहुत होते थे तो 20 रुपये जब मिलते थे तो मैं ज़्यादातर किताबें लाता था। सकते हैं पीएचडी तक पहुंचने वाला, मैं ये कहूँ कि अपने घर की बात नहीं, मैं अपने गांव, इवन उसका पूरा जो क्षेत्र है, शायद ही कोई उधर का जो लड़का हो वो जेआरएफ क्वालिफाइड हो या पीएचडी तक पहुंचा हो। और अब तो क्या है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो आप महीने में 40,000 रुपये भी पाते हैं। अभी हाल ही में मेरा एक उपन्यास पब्लिश हुआ है, नील मल्होत्रा की लव स्टोरी। आपने कहा कि आपने उपन्यास लिखा है नील मल्होत्रा की लव स्टोरी। क्या आपकी क्या है लव स्टोरी? अक्सर लोग कहते हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप एक क्यों नहीं कहते कि आपका 1 नंबर ज़्यादा क्यों नहीं आता? ये क्या होता है एक नंबर से रह जाना? कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि कट ऑफ अगर 100 नंबर पे जा रही तो आप 101 लेकर के आए ना। और जिसके अगर 100 नंबर कट ऑफ जाती है, जिसके 100 नंबर आते हैं 1 नंबर से रह जाता है, इसका मतलब उसकी मेहनत में कमी है। जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भले ही मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी का सिलेबस, बनारस विश्वविद्यालय का सिलेबस, जेएनयू विश्वविद्यालय का सिलेबस, डीयू विश्वविद्यालय का सिलेबस, ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, मेरे पास सारे विश्वविद्यालयों के सिलेबस मैंने डाउनलोड किए थे और मैंने उस हिसाब से पढ़ाई की। ये बात सच है कि मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों के बारे में बोला जाता है इनकी मानसिकता उस लेवल की नहीं होती है, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल कमतर नहीं पाता। इसको मेरा दम्भ ना समझा जाए, आत्मविश्वास समझा जाए। मैं कहता हूँ कि मेरे सामने आप बीएचयू जेएनयू के बच्चे को लाकर खड़ा करिए। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है ना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे, आज भी मेरे साथ वही है कि मैं जेआरएफ हूँ, पैसा पा रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि पढ़ाई नहीं करूँगा। आज भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में बीतता है। मैं रात में अभी भी लगभग 10-11 से लेकर रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मैं उसमें टॉप करूँगा। जैसे मेरा अगला टारगेट ये है, अभी मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला है, मैंने फॉर्म भर रखा है, तो उसमें लगभग 90 सीटें हैं। लेकिन पता है मेरा टारगेट सिलेक्शन लेना नहीं है, मेरा टारगेट ये है कि उसमें टॉप करना है। मैं उसमें भी पहली रैंक लाना चाहता हूँ। और तुमने जो पूछा खास पल, तो वो मेरी ज़िंदगी का तीसरा सबसे खास पल होगा जब मैं प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी पहली रैंक लेकर के आऊँगा। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मैं अभी पेपर दूँगा, तो कोशिश मेरी ये है। और जो सिलेबस लगा है मैं तुम्हें बता दूँ, उसका सिलेबस यार से थोड़ा अलग है। मेरी सारी किताबें पढ़ गई हैं, जीएस की भी, जितने सिलेबस की किताबें हैं। पेपर 4 महीने बाद, लेकिन सिलेबस मेरा सारा कंप्लीट है। अभी कुछ लोग शुरू करेंगे और वो सिलेबस कंप्लीट है, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। नमस्ते। अगर किसी माँ बाप से ये पूछा जाए कि आपका बेटा कैसा हो, तो बहुत सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा एकदम टॉपर रहे। टॉपर रहेगा मतलब कि एक भी शिकायत ना मिले बच्चे के बारे में, और बच्चा हर समय क्लास में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में टॉप करे, पढ़ने में एकदम होनहार हो। लेकिन हमने वैसा बच्चा निकाल लिया है, और वैसा बच्चा नहीं निकाला है बल्कि ऐसा शिक्षक निकाल दिया है जो खुद अपने जैसा बच्चा तैयार करेंगे अब बच्चों को पढ़ाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ आज जो व्यक्ति है वो एक तरीके से टॉपर उनके लिए आम शब्द हो गया है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन में पूरे यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए में टॉप किए। उसके बाद पीएचडी किए तो उसमें भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे टॉप किए। फिर उसके बाद जेआरएफ का एग्ज़ाम दिए, उसमें भी ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 रहा। अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि कितनी दिमाग, कितनी बुद्धि, कितनी योग्यता उनके अंदर है और कितनी क्षमता है। भगवान शायद ऐसे लोगों को एक अलग तरीके से बनाते हैं।
खैर हम ढेर सारी बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिर्फ बातें आप सुनिए मत, उनसे सीखिए, बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहेंगे तो। अभी हमारे साथ ये जो खास कार्यक्रम आज रविवार है, आपके घड़ी में रविवार का दिन होगा और समय होगा शाम के 7 बज रहे होंगे। तो शाम के 7 बजे ये हर रविवार को कार्यक्रम आता है जिसका नाम है एलयू के धरोहर। तो आज जो इस कार्यक्रम एलयू के धरोहर कार्यक्रम में हमारे साथ एलयू के धरोहर है, उनका नाम है शोभित द्विवेदी जी। वो लखनऊ विश्वविद्यालय के स्कॉलर हैं, वो छात्रों को पढ़ाते भी हैं और वो यहीं से अपना स्नातक परस्नातक पीएचडी भी कर रहे हैं। पीएचडी तो चल ही रहा है। बहुत बहुत स्वागत है भी आपका। धन्यवाद विकास। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन एक आपके तरह टॉपर हम पहली बार देख रहे हैं। इतनी ऊर्जा पढ़ने के लिए, इतनी क्षमता और इतना मोटिवेशन जिसे कहते हैं, वो कहाँ से आता है कि हर समय टॉप, ये टॉपर शब्द आपके लिए आम हो गया है होगा आप तो? देखिए, बहुत कुछ पूर्व निश्चित नहीं होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टॉप करूंगा। बस हाँ, ये था कि मैं मेहनत करता रहा, पढ़ाई से मेरा सरोकार बराबर बना रहा। और इस वजह से जैसे जब मैंने एमए का एंट्रेंस दिया तब भी मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं टॉप करूंगा। मैं पढ़ाई करता था। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सिलेबस है, सिलेबस मैंने पूरा पढ़ लिया था, बाकायदा नोट्स बना लिए थे और जितनी भी किताबें रिकमेंड होती हैं एक प्रकार से, या यूँ कहें सिलेबस से कुछ इतर किताबें भी मैंने पढ़ ली। तो हो सकता है उन चीज़ों का फ़ायदा मिल गया हो और मैंने एम एंट्रेंस में पहली रैंक हासिल कर ली। इसके बाद में जब मैं एमए कर रहा था तो एमए में भी अब तो सेमेस्टर, मतलब पहले क्या था कि बीए में जब हम लोग करते थे तो सेमेस्टर नहीं होता था, ईयरली पेपर होता था। एमए में हम लोगों के सेमेस्टर थे। तो सेमेस्टर में भी यही होता था, जो किताबें लगी हुई हैं 20 किताबें 25 किताबें, तो उन किताबों को पढ़ता था और कोशिश रहती थी उनसे जुड़ी हुई, और जो जैसे मान लीजिए कबीर है तो कबीर का टेक्स्ट लगा हुआ है, 40 दोहे 50 दोहे लगे हुए हैं, तो सिर्फ 50 दोहे ही नहीं पढ़े, कबीर पे लिखी हुई और जो भी किताबें मिल गई है ना, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब हो गई या सुभाष कुशवाहा की किताब अभी हाल ही में आई है, या जो भी किताबें मतलब कबीर से जुड़ी हुई, वो सारी किताबें पढ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत फ़ायदा कर जाता है कि आप अगर कोई एक राइटर या लेखक उठा रहे हैं तो उसको ओवरऑल पढ़िए। और वो कहा ही जाता है ना कि मतलब ये था कि पढ़ाई मैं करता रहा और उस पढ़ाई का टॉप करने पर नहीं सोचा, लेकिन पढ़ाई की वजह से टॉप कर गया। और बहुत कुछ निश्चित, मतलब पहले से हम लोग नहीं सोच सकते कि हाँ हम टॉप करेंगे या क्या होगा। बहुत से लोग होते हैं पढ़ने लिखने वाले, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तो निश्चित है कि परिणाम अच्छा मिलता है। यही चीज़ जेआरएफ में भी लागू होती है। जब मैं जेआरएफ का पेपर देने वाला था तो मुझे याद है कि उस समय मैं सुबह से लेकर के लगभग वही 8-9 बजे से और रात के 10 बजे तक, मतलब बीच में वही आधा एक घंटे का ब्रेक लेता था खाना वाना खाने का, बाकी पढ़ता था, नोट्स बनाता था। तो ये रहा कि जितनी भी किताबें जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई थी वो सारी किताबें पढ़ी, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, उनसे नोट्स बनाए और नोट्स बना करके फिर उन नोट्स को पढ़ा। तो मतलब एक एक चीज़ को 2-2, 3-3 बार पढ़ा, तो वो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में स्थिर हो गई। और जेआरएफ में भी ये नहीं सोचा था, बस ये था कि हाँ मन में हर इंसान की ख्वाहिश होती है, तो मन में ये था कि चलता था कि काश पहली रैंक आ जाए, लेकिन मतलब निश्चित नहीं था। हाँ बस मेहनत हमारे हाथ में होती, तो मैं मेहनत करता गया और मेहनत का फल मिला कि उसमें 100% आ गया। सब कुछ आपका कहना सही है कि आप पढ़ते रहे और पढ़ाई को किए, और पढ़ाई के साथ साथ आपको ये टॉप करना लक्ष्य नहीं था, लेकिन टॉप हो कर गए। इसके लिए चीज़ें ये है ना कि कोई भी व्यक्ति, हम है या हमारे जैसे अन्य लोग हैं, पढ़ाई में जल्दी रुचि नहीं आती है। जैसे आपने कहा कि सुबह में 8 बजे से रात को 8-10 बजे तक हम आधे घंटे का ब्रेक लेते थे, उसके अलावा हम जेआरएफ की तैयारी करते थे, और तो जाहिर सी बात है इतना मेहनत करेंगे तो टॉप करेंगे। इसके लिए कहाँ से ऊर्जा आती थी, कहाँ से मेहनत आती थी? क्या कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता था? आज के डेट में तो सबसे बड़ा लोगों को फ़ोन से डिस्टर्ब हो जा रहा है। एक बज रहा है मैसेज और उसके बाद लोग 1-2 घंटे बिता दे रहे का पता नहीं चला। ये सब चुनौतियों से कैसे पार आकर के आप तैयारियों पर लगातार फोकस करते रह गए? देखिए, समस्याएं सभी की ज़िंदगी में आती हैं। मेरी भी ज़िंदगी में समस्याएं आई, खासकर जब मैं एमए कर रहा था। उस समय कई सारी समस्याओं से मैं एक साथ जूझ रहा था, कह सकते हैं। मतलब पढ़ाई भी करनी होती थी और कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स भी चल रही थी उस समय। तो कहने का मतलब क्या है कि, लेकिन मैंने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा था
और लक्ष्य ये था कि जेआरएफ निकालना है, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था अगर जेआरएफ निकालूंगा तभी मैं अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता हूँ, नहीं तो वही होगा कि 2 साल बाद मुझे इस विश्वविद्यालय में कोई जानेगा नहीं। अगर मैं उस समय पढ़ाई पे नहीं ध्यान देता तो आज तो मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते। तो वही चीज़ें हैं कि मतलब समस्याएं सबके साथ आती हैं, ऐसा कोई नहीं जिसकी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि उस समस्याओं से मात खा जाते हैं। मेरा मानना ये है कि समाज जो है वो परिणाम पे ध्यान देता है, ठीक है, वो कारणों पे ध्यान नहीं देता। कारण आप चाहे जितने बताते रहिए कि ये समस्या हो गई, इस वजह से नहीं पढ़ पाया, माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, समाज ने, विश्वविद्यालय खराब था, शिक्षक खराब थे, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है, मायने सिर्फ परिणाम रखता है। तो मैं ये सोचता था बराबर कि मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, और इस वजह से और उसके लिए एकमात्र अवलंब ये होता है कि किताबें, क्योंकि हम मध्यवर्गीय परिवार के लड़कों के पास एकमात्र अवलंब किताबें हैं। किताबें ही हमको बहुत ऊंचा उठा सकती हैं। तो ये शुरू से रहा कि हाँ मतलब पढ़ना है, पढ़ाई करता रहा। और जो तुमने सवाल किया कि ऊर्जा कहाँ से आती थी, तो चूँकि साहित्य से मेरा लगाव बचपन से रहा है। जब मैं 11th क्लास में था तब मैंने पहली बार एक कहानी लिखी थी, और मतलब वहाँ से साहित्य का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अद्यतन जारी है। और इसके अलावा जैसे ऊर्जा की बात कही तो साहित्य, मतलब मैंने साहित्य से एमए इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे एमए करना था। मतलब मुझे बहुत से लोग हिंदी में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको एमए करना है, एक डिग्री चाहिए होती, कोई विषय नहीं मिला हिंदी से कर लिया। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी रुचि थी, इस वजह से मैं हिंदी में आया। और 11th क्लास में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला उपन्यास पढ़ा था देवदास। और मैंने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज यहाँ लखनऊ में सिटी स्टेशन के पास है, वहाँ से 12th किया है। तो वहाँ की लाइब्रेरी में उस समय जितनी किताबें मौजूद थीं, जैसे भीष्म साहनी का तमस, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग इनकी कहानियाँ, बंकिम चंद्र वगैरह, मतलब जो भी राइटर्स मुझे वहाँ मिलते थे, तब इतनी समझ नहीं थी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ जो कुछ भी मुझे मिलता था वो मैं पढ़ डालता था। वो तो मुझे कालांतर में ज्ञात हुआ कि जो किताबें मैंने पढ़ी थी 11th-12th में, उसमें से बहुत सी किताबें जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई हैं। अब मुझे बहुत खुशी हुई। तो कह सकते हैं वो जेआरएफ की जो मेरी तैयारी थी वो कोई 1-2 साल की नहीं थी, वो वर्षों के। हाँ, वो 11th क्लास से चला आ रहा था। और मैं बता दूं कि ये जो तमस उपन्यास, आपका बंटी उपन्यास, ये जो उपन्यास मैंने 11th-12th के दौरान पढ़े थे, इनको मैंने एमए में रिपीट नहीं किया। हाँ, और जब मैं जेआरएफ का पेपर दे रहा था तो उसमें क्वेश्चन आया था, रिचर्ड एक कैरेक्टर है तमस का, मैंने कहा अरे तो मैंने 11th में पढ़ा था, इस कैरेक्टर पे मैंने बहुत फोकस किया था, मैंने तुरंत उस पर टिक कर दिया कि तमस का कैरेक्टर है। ऐसे आपका बंटी से क्वेश्चन पूछा गया था कि तलाकशुदा पत्नी का जो मुद्दा है किस उपन्यास में उठाया गया है, ये वहाँ से याद था। तो ये रहा कि मतलब रही बात जो ऊर्जा की है ना, तो ऊर्जा इस बात से याद है, जैसे अभी भी है, बहुत से लोगों को जेआरएफ हो जाता है, पीएचडी में होते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ, अभी भी मतलब मैं आपको बता दूँ कि पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद, इन 2 साल हो गए मुझे पीएचडी करते हुए, इन 2 सालों में मैंने लगभग 40,000 रुपये की किताबें खरीदी हैं। एक मतलब मेरे घर में कितने का, फिर से बोलिए। 40,000 रुपये की किताबें मैंने लगभग खरीदी हैं। वो जैसे एक जॉन एलिया का शेर है ना कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, और मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो वही है कि मेरे कमरे में अगर कोई आएगा तो उसको कपड़े मिलेंगे, कपड़े इक्का दुक्का, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें दिखाई देंगी वो किताबें होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि किताबें ही इंसान को ऊंचा उठाती हैं, किताबें इंसान को आगे बढ़ाती हैं। और मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से मोहब्बत करता हूँ तो मैं किताबों से करता हूँ, क्योंकि किताबों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और ये जो ऊर्जा वाली बात है, जब आप सामने एक लक्ष्य रखते हैं, आचार्य शुक्ल का एक निबंध है उत्साह, बहुत अच्छा निबंध है। उसमें आचार्य शुक्ल कहते हैं कि उत्साह तभी आता है जब हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य होता है। जैसे मेरा लक्ष्य, जैसे एक तो जीविका चलाने के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मैं आगे चाहता हूँ कि आगे चल करके मैं एक अच्छा प्रोफेसर बनूँ, चाहे विश्वविद्यालय हो या डिग्री कॉलेज हो, कहीं पर भी हो। लेकिन मेरा जो मुख्य लक्ष्य है वो है एक अच्छा लेखक बनना। तो जब मेरा लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होगी। और एक अच्छा लेखक बनने के लिए, चूँकि लेखन में भी कई धाराएं हैं, मैं एक आलोचक बनना चाहता हूँ। तो आलोचक, जैसे मैं तुलसी पे कोई किताब लिखना चाहूँगा तो तुलसी पर इससे पहले जो दर्जनों किताबें लिखी गई, सबसे पहले मैं उनको पढ़ूंगा। तो ये ऊर्जा यहाँ से आती है कि मुझे तुलसी पे कुछ लिखना है, कुछ करना है ना। और ये ऊर्जा भी नैसर्गिक होती है, स्वतः निःसृत होती है, ये लानी नहीं पड़ती। जैसे हमने किसी को देखा, मैं आचार्य शुक्ल को अपना आदर्श मानता हूँ। आचार्य शुक्ल हमारे ऐसे आचार्य हैं जिनको बहुत अच्छी संस्कृत आती थी, बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, बहुत अच्छी हिंदी आती थी। 1924 में उनकी एक किताब छपी, और 1924 में एक किताब अंग्रेजी में छपी थी इंग्लैंड में। उन्होंने उसी वर्ष वो किताब पढ़ी
और उस पर एक लेख लिखा, रिचर्ड की किताब थी। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि यूरोप में जिस वक्त किताब छपती थी उसी वक्त आचार्य शुक्ल पढ़ लेते थे। वो काम अभी के भी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन वो मूवी और पिक्चर में काम कर रहे हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हाँ, वही चीज़ें हैं, तो वो अपना अपना एक क्षेत्र होता है। तो वही मैं भी सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छा करना है, और कोई भी इंसान उसके भीतर ऊर्जा आएगी, जैसे मान लीजिए कोई इंसान IAS बनना चाहता है, या प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना चाहता है, जब अपने सामने लक्ष्य रखोगे, कोई आदर्श रखोगे, तो ऊर्जा स्वतः अपने भीतर आएगी, अपने आप पढ़ने का मन करेगा। और जब 10 घंटा पढ़ोगे तब भी वो कम लगेंगे। जैसे मैं भी जब पढ़ता था JRF के समय में, इतनी टेंशन रहती थी कितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, कितना ज़्यादा मैं पढ़ डालूँ। किताबें 10 होती थी, लेकिन ये होता था अच्छा हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। कितना पढ़ते थे इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे और भी सारे प्रश्न हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने बारे में भी बताइए, ताकि लोग जान सके कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे परिवार से आते हैं। देखिए, मेरा जन्म सीतापुर में हुआ था, और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 1 से लेकर, इससे पहले तो मतलब गांव वगैरह में तो नर्सरी वगैरह सब चलता नहीं है, तो मुख्यतः कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है मेरी, वो वहीं सीतापुर, मेरा गांव का नाम आचार्यपुरवा है। उस समय मैं लगभग 12 साल का था, तो कक्षा 8 तक की शिक्षा मेरी गाँव में हुई। उसके बाद हालांकि पढ़ने की रुचि तब भी मेरे भीतर थी। मुझे याद आता है कि जब पापा पैसे देते थे मेला घूमने के लिए, तो जब मैं मेला जाता था, अच्छा उस समय 20 रुपये बहुत होते थे तो 20 रुपये जब मिलते थे तो मैं ज़्यादातर किताबें लाता था। शेख चिल्ली की कहानियाँ, अलादीन का जादुई चिराग, है ना, इसी पर राजा भोज की कहानियाँ, तिलारी राम की कहानी, वो सब किताबें मेरे पास अभी भी रखी हुई, बचपन की कहानियाँ। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तो संस्कार जो होते हैं ना बचपन से बनते हैं, तो वो जो पढ़ने का संस्कार था वो बचपन से मेरे भीतर वो आ गया, और वो स्वतः आ गया, मुझे खुद नहीं पता। हो सकता है मैं बहुत अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, तो एक और अंतर्मुखी जो लड़के होते हैं उनके पास एक ही विकल्प होता है, अध्ययन करना, क्योंकि ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। तो और इसके अलावा हाँ, धर्म में भी मेरी बहुत रुचि थी। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण, कल्याण, रामचरितमानस, महाभारत, है ना, ये सब बचपन में मैं जब आल्हा जो होता है, मतलब ये सब बचपन में पढ़ा करता था। 8th क्लास तक ये सब मैंने पढ़ा। हालांकि तब ये नहीं जानता था कि ये साहित्य है क्या है, बस अच्छा लगता था, हाँ, इसलिए पढ़ता था। अखबार पढ़ता था, अखबार रेगुलर पढ़ता था। उसके बाद फिर जब मेरा यहाँ एडमिशन हुआ, नहीं, मैं उससे पीछे आपके बारे में, आपके घर परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। घर परिवार में जैसे पापा जो हैं वो मेरे किसान हैं, तो और बाकी मैं 3 भाई हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, और मैं 3 भाई, मम्मी पापा, 5 लोगों की फैमिली, बाकी बहन नहीं है। बाबा जीवित नहीं है, दादी भी जीवित हैं, और दादी का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कहते हैं नहीं, कलम पकड़ना उन्होंने सिखाया। मैं छोटा था, उंगली पकड़ के मुझे स्कूल लेकर के जाती थी। हाँ, बचपन में मुझे याद आता है कि रात में हम लोग जब लेटते थे तो दादा दादी दोनों लोग कहानी सुनाया करते थे, महाभारत की, सब चीज़। हो सकता है कहानी लिखने की प्रेरणा वहाँ से मिली हो, है ना। तो ये मतलब फैमिली का बैकग्राउंड रहा। उसके बाद जब मैं यहाँ 9th में मेरा एडमिशन यहाँ जुबली इंटर कॉलेज में कराया गया। क्षमा चाहता हूँ रोकते हुए आपको। आपके दादा और दादी जी क्या करते थे, और पिताजी जैसा कि आपने किसान बताया, और माता जी क्या करती थी, ये ज़रा क्लियर कर दीजिए। माता जी मेरी तो होम मेकर हैं। अब तो हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर कहा जाता है, तो होम मेकर हैं, एक प्रकार से गृहिणी जिसे कहते हैं। और जो मेरे बाबा थे वो भी किसान थे, और दादी भी मतलब घर पे ही रहती थी। ये चीज़ मैंने इसलिए आपको टोकते हुए पूछा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति के घर में शिक्षक कोई है पहले का, या बहुत ज़्यादा शिक्षा का माहौल है, वही व्यक्ति ऐसा पढ़ाई में आगे निकल सकता है। इसलिए मैंने ये पूछना उचित समझा, क्योंकि कई लोगों के मन में ये आज भी चलती है कि जिसके घर में शिक्षा का वैसा माहौल है वही ऐसा कर सकता है। तो इसलिए आप किसान परिवार से आते हैं, ये हमें सुन करके और खुशी हुआ, और हमको लगता है ये जो भी देखेगा उसको बहुत प्रेरणा मिलेगी इससे। जी आगे। हाँ, मतलब ये है कि मतलब मेरे घर में उच्च शिक्षा तो बहुत कम रही है। मतलब अब पापा मेरे ग्रेजुएट हैं, मम्मी मेरी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और हाँ, और बाबा दादी भी मेरे कुछ खास नहीं पढ़े थे। लेकिन हाँ, इतना है कि बाबा दादी के पास मेरे जानकारी काफ़ी थी, खासकर धर्म ग्रंथों की जानकारी। तो वे लोग एक प्रकार से एकेडमिक नॉलेज नहीं उनके पास उतनी ज़्यादा, एकेडमिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन हाँ ये था कि उन्होंने स्वाध्याय से जो प्राप्त किया,
जो संस्कृत आती थी उनको, जो उन्होंने पुराण पढ़ रखे थे या अन्य ग्रंथ पढ़ रखे थे, वो उन्होंने हम पोतों को बहुत कुछ बताया सिखाया। तो और हाँ, मेरे जो चाचा हैं वो भी यहाँ SR इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो कह सकते हैं कि मेरे घर के मतलब जब हम लोग नहीं पढ़ रहे थे तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, वो B.Ed किए हुए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बाकी यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बाकी यहाँ मतलब कह सकते हैं PhD तक पहुँचने वाला, मैं ये कहूँ कि अपने घर की बात नहीं, मैं अपने गांव, इवन उसका पूरा जो क्षेत्र है, शायद ही कोई उधर का जो लड़का हो वो JRF क्वालिफाइड हो या PhD तक पहुंचा हो। अगर इन केस शायद कोई 1 या 2 व्यक्ति क्लियर भी किया होगा तो इतना तो गारंटी है कि आपकी तरह नहीं ही किया होगा। जिस तरीके से आपने अच्छे से क्लियर किया और ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, वैसे तो कोई नहीं ही क्लियर किया होगा। इन केस अगर कोई किया होगा तो हाँ, उधर मतलब एक समस्या ये भी है, मैं आज के युवाओं में देख रहा हूँ कि शहरी युवा तो खैर पढ़ता है, ग्रामीण युवा पढ़ाई से बहुत हद तक कट रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रलोभन हैं, जैसे मोबाइल ही एक बहुत बड़ा प्रलोभन हो गया। इसके अलावा नशा करना, बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो रोज़गार की भी कमी है, सभी लोग शहर आ भी नहीं सकते, गांव में शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से गांव का जो युवा है वो शिक्षा से दूर हो रहा है। तो वहाँ PhD तक पहुँचना, मतलब PhD तक गांव ही नहीं, शहर का भी अगर कोई युवा पहुँचता है तो उसके भीतर बहुत धैर्य चाहिए। जब मैं 12th में हुआ करता था, बहुत से लोग पूछते थे तुम क्या करोगे, तो मेरा रास्ता बहुत लंबा होता था, 3 साल BA, 2 साल MA, 5 साल PhD, 10 साल, उसके बाद कहीं जॉब मिलेगी, कोई निश्चित नहीं कि जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन B.Tech में क्या है, नीट में क्या है, MBA वगैरह में क्या है, ये निश्चित है कि आप 5 साल पढ़ाई कर लेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। हम लोगों में क्या है कि अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं पाएंगे तो हम लोगों की ज़िंदगी मतलब बहुत अच्छी नहीं होगी। तो ये है कि इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए होता है, इसलिए PhD में मतलब नहीं ज़्यादा लोग आ पाते हैं। और जो गांव का क्षेत्र है वहाँ के लोगों के भीतर उतना धैर्य नहीं है, क्योंकि 18 साल से घर के लोग दबाव डालने लगते हैं कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गांव के लोग 12वीं के बाद ज़्यादातर, चूँकि एक तो पहली चीज़ कि किसान परिवार से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, तो उसके कारण 12वीं के बाद ही बच्चों को कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की या किसी भी नौकरी की तैयारी करें। और 10 साल जब उनसे ये बता देंगे कि 12वीं के बाद 10 साल हमको समय दीजिए, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 5 साल PhD, और उसके बाद भी कुछ दिन तैयारी करने के लिए कि हम प्रोफेसर बन जाए, तो कोई भी, शायद ही 100 में से कोई परिवार हो जो आपको छूट दे दे कि हाँ जाओ अपना 10-12 साल इसमें लगाओ। क्यों, सही कह रहे हैं ना? हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे 12th के बाद भी जॉब मिलती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलती। आप कांस्टेबल बन सकते हैं, SI बन सकते हैं, लेखपाल बन सकते हैं, या बैंक में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि PhD करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले से सोच रखा था, जिन परीक्षाओं के मैंने नाम लिए इसमें से मैं कोई परीक्षा नहीं देना चाहता था, मेरा पहले से फिक्स था, क्योंकि प्रोफेसर बनना मतलब एक अपर चीज़ है, वो सिर्फ एक ग्रेड की पोस्ट ही नहीं है, वो एक ज्ञान है ना। प्रोफेसी मतलब जिसके पास भविष्य दर्शन हो, एक भविष्य की दृष्टि हो, समाज को देखने का एक नज़रिया। आप एक यहाँ पर एक आम व्यक्ति को ला करके खड़ा करिए और एक रिसर्च स्कॉलर को ला करके खड़ा करिए, उसका जो नज़रिया है समाज को देखने का वो बहुत भिन्न होता है। तो ये चीज़ें हैं कि PhD करना मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई लड़का यहाँ तक पहुँचता है तो बहुत कुछ समाज को नया देता है, कुछ अच्छा देता है। और अब तो क्या है, अगर आप JRF क्वालिफाइड हैं तो आप महीने में 40,000 रुपये भी पाते हैं, तो ये पैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे और बैंक या मतलब पुलिस लाइन में उनसे ज़्यादा है। मैं ये बताने वाला भी था कि भैया JRF क्लियर किए हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ऐसे पढ़ा रहे हैं और ऐसे PhD चल रहा है, इसके साथ साथ इनको 40,000 रुपये वर्तमान में धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगी PhD के साथ साथ। और ये अमाउंट जो अभी मिल रहा है ये एज अ तरीके से इनाम, एक तरीके से छोटा सा अमाउंट इनको वृत्ति मिल रहा है। जब ये इसके बाद प्रोफेसर बन जाएंगे, चाहे यहाँ के लखनऊ विश्वविद्यालय के बने या किसी कॉलेज के, तो फिर उसके बाद अमाउंट जो होता है वो हमको लग रहा है ये जो 12th पास जो बच्चे नौकरी करते हैं उसमें उन लोगों को 5-7 लोगों को तो कम से कम आराम से मिलता होगा उतना मिलाकर। हाँ, कह सकते हैं कि भाई एक कांस्टेबल कितना तरक्की कर लेगा, बहुत पहुँचेगा, 25-30 से पहुँच के 50-60 तक पहुँच पाएगा। अगर आप रेलवे बैंक में भी जाते हैं, वहाँ के मैनेजर भी रिटायर होने तक 80-90 हज़ार तक ही पहुँच पाते हैं। लेकिन एक प्रोफेसर की जो शुरुआत होती है वो लगभग 1 लाख से होती है। और
हर साल बहुत हाई लेवल का इंक्रीमेंट लगता रहता है, तो माना कि धैर्य चाहिए। लेकिन हाँ, ये है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो अगर आप प्रोफेसर बन जाते हैं, या अगर नहीं प्रोफेसर बन पाते हैं, इंटर कॉलेज में भी पहुंच जाते हैं, तब भी मतलब ये है कि बहुत सम्मानीय नौकरी मिलती है आपको। सम्मानीय नौकरी के साथ साथ मतलब जो आपका पे स्केल होता है वो भी बहुत हाई लेवल का होता है। कि इनसे पहले जिन जॉब के बारे में मैंने बताया, वह लोग अगर जितना 4-5 साल में कमा पाते होंगे, वो इंसान 1 साल में कमा लेता है। और एक आपको एक गौरव के साथ देखा जाता है कि भाई वो देखा जाता है। और सबसे बड़ी इसमें बात ये है कि एक तो पहली चीज़ कि किसी भी नौकरी में, पुलिस में है तो उसमें भी कई लोगों का अलग नज़रिया है कि पुलिस वाले ये है वो है, या कोई भी नौकरी करते हैं तो उसमें समय सीमा तय नहीं है कि इतने देर आपको ड्यूटी करना है, उसके बाद सो जाना है या ऐसा करना है। ये एक शिक्षा का एक ऐसा नौकरी है जिसमें आपका समय सीमा तय है कि सुबह में 10 बजे अगर विश्वविद्यालय आना है तो 5 बजे अपनी गाड़ी उठाइए और निकल जाइए अपने घर के तरफ। रविवार है तो आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो तमाम फैसिलिटी है, छुट्टी अगर गवर्नमेंट का छुट्टी है तो उस दिन आपको नहीं आना है। कहीं भी आप घूम रहे हैं तो कोई भी नौकरी में आपको जल्दी कोई प्रणाम प्रति नहीं करेगा। लेकिन शिक्षक एक ऐसी नौकरी है कि तुरंत देखते ही लोगों का सर झुक जाता है, पैर छूने लगते हैं लोग। तो ये बहुत ही सम्मानने वाली नौकरी है। अभी तक ये बताइए कि क्या क्या आप लिखे हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग अभी, जैसे एक बीए का छात्र है, वो 2 किताबें लिख दिया है, या फिर कई लोग कहानियाँ लिख देते हैं। तो अभी तक आपने कुछ लिखा है या नहीं, और क्या क्या लिखे होगा? देखिए, मैंने अभी बताया कि शुरुआत तो 11th क्लास से ही हो गई थी लिखने की। और 11th क्लास से लेकर के 11th क्लास में मतलब पढ़ना लिखना एक क्रम जारी था। उसके बाद में फिर बीए तक आते आते मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 40-50 कहानियाँ तो मैंने लिखी होंगी। हाँ, और बहुत सारी मतलब उसमें से 10-12 कहानियाँ तो पब्लिश हो चुकी हैं, अभी ढेरों कहानियाँ तो पब्लिश भी नहीं हुई हैं। और एमए में आकर के इतना पढ़ना पड़ा कि लिखना उखना तो सब ठहर गया। मतलब ये था कि अब केवल पढ़ना है, क्योंकि जेआरएफ के सिलेबस में लगभग 120 किताबें लगी हुई हैं। फिर एमए का सिलेबस, जेआरएफ का सिलेबस, पीएचडी एंट्रेंस का सिलेबस, इतना पढ़ना होता था, अपना लिख ही नहीं पाता था। तो मैं सोचता बहुत अच्छा हुआ जो उस दौर तक मैंने इतना लिख लिया। अभी भी कई सारी मैगजीन्स ऐसी हैं, मैं वहाँ पर भेज देता हूँ अपनी जो पहले की लिखी हुई कहानियाँ हैं। तो इतनी कहानियाँ मैंने लिखी। इधर एमए में आकर के जब मैं शोध से जुड़ा, आलोचना से जुड़ा, तो अब मैं कहानियों से ज़्यादा शोध आलेख, रिसर्च जर्नल जो होते हैं उनको लिखने पर ध्यान देता हूँ। और शोध लेख हो गए या आलेख हो गया। अभी हाल ही में मेरा एक उपन्यास पब्लिश हुआ है, नील मल्होत्रा की लव स्टोरी। और वो उपन्यास मतलब क्या हुआ कि पब्लिश हुआ, पब्लिश होते हुए ही जितनी कॉपी थी उसकी सारी बिक गई लगभग। हाँ, ये राजमंगल पब्लिकेशन अलीगढ़ से, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर भी है। तो ये उपन्यास मैंने कोरोना के दौर में लिखा था। फिलहाल मेरी एक योजना है, जूही का विलास, एक उपन्यास मैं लिखना चाहता हूँ। ये अभी तो मैं नहीं लिख पाऊँगा जब तक मेरी पीएचडी चल रही है। जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब भविष्य की योजना है, मैं उपन्यास लिखना चाहता हूँ। और आगे चल कर के जो मुख्य काम मुझे करना है लेखन के क्षेत्र में, वो उपन्यास, कहानी और आलोचना का क्षेत्र है। अभी आप किन बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने देर पढ़ाते हैं? मुख्यतः तो मेरी क्लास नहीं लगती है, क्योंकि मतलब रिसर्च स्कॉलर की कोई बेसिक क्लास नहीं होती। जैसे प्रोफेसर्स की क्लास होती है, मेरी कोई क्लास नहीं होती। आप किसके अंडर में कर रहे हैं ये बता दीजिए। डॉक्टर ममता तिवारी मैम के साथ पीएचडी कर रहा हूँ। रिसर्च स्कॉलर का क्या होता है कि अगर आपका गाइड कभी बीमार है या छुट्टी पे है, तो उसके जो स्कॉलर्स होते हैं वो क्लास ले लेते हैं। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर, जो बीए का पिछले साल का जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर था, उसमें मैंने कुछ क्लासेस ली हैं। फिलहाल तो मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पिछले वर्ष मैंने कुछ क्लासेस ली। और इसके अलावा जो बच्चे जेआरएफ की तैयारी करते हैं, वो शाम में मैं 10 से 11 के बीच एमए के जो बच्चे हैं उनको मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। चलिए, ये बीए है, लेकिन ऐसा कई लोगों का कहना है, कई छात्रों का कहना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में या फिर कहीं और के भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो प्रोफेसर होते हैं वो खुद ना क्लास लेकर के अपने स्कॉलर को ही भेजते हैं। लेकिन जैसा कि भैया बता रहे हैं कि बहुत अधिक ये क्लास नहीं लेते हैं, कभी कभी ही लेते हैं। आपने कहा कि आपने उपन्यास लिखा है नील मल्होत्रा की लव स्टोरी। आपके जो प्रिय बच्चे हैं, जो छोटे भाई हैं, छोटे बहनें हैं, और कई आपके दोस्त मित्र भी होंगे, वो जानना ये चाहते होंगे कि आपकी क्या है लव स्टोरी। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा तो प्रेम पुस्तकों से है, और मैंने बचपन से लेकर के आज तक सबसे ज़्यादा मोहब्बत किताबों से ही की है। बाकी प्रेम करना गलत नहीं है। हमारे हिंदी साहित्य में तो एक पूरी परंपरा है
प्रेमाख्यान काव्य परंपरा पूरी चली है। भक्ति काल को जो बांटा गया तो वहाँ पर ज्ञान और भक्ति को समानांतर रख करके हमारे यहाँ कवि चले हैं। तो प्रेम और ज्ञान ये दोनों बराबर की चीज़ें हैं, बशर्ते आप दोनों को लेकर के चल पाएँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम बेड़ियाँ नहीं बनना चाहिए, आपके पैरों की जंजीर नहीं बनना चाहिए। अगर प्रेम आपके पैरों की जंजीर बनता है तो प्रेम नहीं है, वो मोह है या लस्ट है, कुछ भी हो सकता है। अगर प्रेम अच्छी बात है, वहाँ पर अच्छी बात है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और चूँकि करना भी चाहिए, तो अगर आपका साथी, आपका पार्टनर अगर आपके कदम से कदम मिला करके चलने में सक्षम है, तब तो ठीक है। अगर वो बाधा बन रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस रिश्ते को अगर आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो उस रिश्ते की शक्ल बदल देनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपका कोई है जो साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? हाँ, मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि एक है व्यक्ति है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो बहुत सपोर्ट करता है मुझे। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि मैं डेली फ़ोन पे बात करूँ, अगर हफ्ते में 2 दिन में बात करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कोई नहीं कि सुबह गुड मॉर्निंग शाम गुड नाइट, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। बहुत मतलब एक कह सकते हैं ना कि एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीनियर हो जाते हैं, पीएचडी कर रहे हैं या जॉब में आ गए हैं, तो वैसा रिश्ता होना भी नहीं चाहिए कि पूरा दिन खाना खाया कि नहीं खाया। सब खाना खा लेते हैं, पूछने की क्या ज़रूरत है, कहाँ गए, क्या कर रहे हैं ना। तो अभी जैसे 1 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि 10 फ़ोन आ गए, एक भी फ़ोन नहीं आया होगा। तो क्या है कि ये चीज़ें हम लोगों ने मैनेज करके रखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं भी कभी इंटरप्ट नहीं करता उसको कि हाँ मुझे दिन भर बात करनी है। अगर दिन में 10-15 मिनट, हमारी कभी 1 घंटा बात नहीं होती। मैं एक बार अपनी हिस्ट्री चेक कर रहा था कि मेरी 1 घंटा कब बात हुई, तो मुझे 1 घंटा मिला ही नहीं। मुश्किल से 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट पूरा दिन में बस इतनी ही बात होती है। क्योंकि उसकी मतलब नीट है, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा तो उसकी पढ़ाई है। तो ये है कि हम लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ तुम्हारा भी पढ़ाई पे ध्यान है, हमारा भी पढ़ाई पे ध्यान है। जो हम लोगों को अपना लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा करना है। बाकी ये सब चीज़ें क्या हैं कि अगर दिन में एक बार भी हाल चाल ले लेते हैं, एक बार भी वीडियो कॉल कर लेते हैं, आधा घंटा बात कर लेते हैं, उतना पर्याप्त है। चलिए, ये इतना बता दिए, इससे उन लोगों को सीख मिलेगी जिनको ये लगता है, खास करके अभिभावक को ये लगता है कि जो व्यक्ति किसी के साथ अपना दोस्ती मित्रता रखा है और वो कुछ नहीं कर सकते या वो पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इससे बढ़िया उदाहरण मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी को दे पाऊँगा। अब मैं आगे जो प्रश्न पूछूंगा वो लोगों ने पूछे हैं। मेरा ये चैनल का है कि मैं लोगों को मौका देता हूँ पूछने के लिए। तो मैं सबसे पहले सवाल लूँगा, विशाल सिंह जी ने पूछा है, भैया से पूछिएगा अपने जीवन के कुछ खास पल को बताइए। कौन सा ऐसा खास पल है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे? ऐसे मेरी ज़िंदगी में 2 पल हैं। पहला पल जब मेरा जेआरएफ का रिज़ल्ट आया, ये वही शाम के 4 बजे की बात है। मैं बैठा हुआ था, मतलब पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक एक बेताबी सी थी कि रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है, जाने क्या होगा। तो सुबह से दर्जनों बार यूजीसी की साइट देखा कि अब रिज़ल्ट आ जाए, अब रिज़ल्ट आ जाए। 4 बज गया, पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है। तो मैंने साइबर कैफ़े वाले भैया के पास फ़ोन किया। मैंने कहा कि भैया ज़रा मेरा रिज़ल्ट देख करके बता दीजिए कि कैसा रहा। तो उन्होंने 5 मिनट बाद मुझे कॉल बैक किया। उन्होंने कहा कि तुमने तो कमाल कर दिया, अब तुम्हारा 100% आ गया। मैंने कहा पहले मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, फिर मैंने अपनी आंखों से देखा। मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरे लिए अभूतपूर्व समय था, क्योंकि मैंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कोई पेपर नहीं दिया था कंपटीशन लेवल का। बहुत से लोग, रिश्तेदार, सब लोग मुझसे कहते थे, बहुत से लोग ये भी कहते थे कि तुम सक्षम नहीं हो। मैं कहता था ठीक है, नहीं सक्षम हूँ, कोई बात नहीं। वो कहते थे रेलवे का पेपर दे के देखो। मतलब होता है एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी मिले कितनी जल्दी मिले। निम्न मध्यवर्गीय परिवार में तो ये होता है बच्चा पैदा होते ही अगर नौकरी पा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था कि मैंने कोई पेपर नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि अपनी ज़िंदगी में अगर कोई पहला पेपर दूंगा उसमें मैं सफल होने का प्रयास करूंगा। जब जेआरएफ का पेपर दिया तो ये था कि मेहनत तो की थी कह रहे। तो मुझे पता है कि जैसे जब मुझे याद आता है कि जब मैं अपना पेपर देने गया था, कानपुर मेरा सेंटर गया था, 7:30 बजे रूम, मतलब मैं एंट्री थी अंदर। मैं अपने 10-12 रजिस्टर जो नोट्स थे, मैं नोट्स बना करके लेके गया था। और रात भर मैं सोया नहीं था, रात भर मैं जगा था। उन नोट्स को मैं रिवाइज़ कर रहा था एक प्रकार से। और रूम में एंट्री लेने तक
गेट के अंदर तक मैं जब जा रहा था तो मुझे अभी भी याद आता है कि मैं उपन्यासों का क्रम याद कर रहा था, कौन सा उपन्यास 1912 में आया, 13 में आया, 14 में आया। और इसके बाद जब मैं अंदर बैठा तो मैं सोच रहा था जरा मुझे 5 मिनट का समय मिल जाता, मैं पानी पिया था 8 बजे से, मतलब पेपर 9 बजे शुरू हुआ था, एंट्री 7:30 से थी, तो 1 घंटे का टाइम था। मैं सोचता था अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो जो नाटक है उनके मैं गीत याद करूँ एक बार, हो सकता है गीत आ जाए, हालांकि ऐसे गीत आए नहीं थे। एक मेहनत है, जितना हो सकता था मुझसे उतना मैंने किया। तो ये था कि जब जेआरएफ का रिज़ल्ट आया तो जब मैंने देखा कि हाँ इतना अच्छा स्कोर रहा, तब ये रहा कि सुकून मिला कि हाँ जो मैंने मेहनत की थी उस मेहनत का फल मिला। और कोई इंसान पहले से ये नहीं कह सकता है कि हम मतलब कि हम टॉप करेंगे, ये तो कोई नहीं कह सकता। हालांकि जब मैं पेपर दे करके आया और जब मैंने पहला टिक करना शुरू किया था 1 बजे एक प्रश्न लेकर के, और मैं सच बता रहा हूँ 90 प्रश्न पे जाकर के मैंने सांस ली थी। और जब 90 प्रश्न मेरे हो गए उसी वक्त मुझे लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लगभग था कि मेरे प्रश्न सही हैं। और कट ऑफ गई थी 100 नंबर उस समय जब मेरा हुआ था, और मेरे जो क्वेश्चन सही थे वो 106 सही थे, मतलब 212 एक प्रश्न 2 नंबर का था, तो 200 नंबर कट ऑफ थी और कट ऑफ से मेरे 12 नंबर ज़्यादा थे। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप ये क्यों नहीं कहते कि आपका 1 नंबर ज़्यादा क्यों नहीं आता? ये क्या होता है एक नंबर से रह जाना? कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि कट ऑफ अगर 100 नंबर पे जा रही तो आप 101 लेकर के आए ना। और अगर 100 नंबर कट ऑफ जाती है, जिसके 100 नंबर आते हैं 1 नंबर से रह जाता है, इसका मतलब उसकी मेहनत में कमी है। तो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत खास पल था जब मेरा जेआरएफ का रिजल्ट आया था। और मेरे जो चाचा हैं जो मुझे यहाँ लखनऊ लेकर के आए थे, मैंने बताया ना 8 कक्षा 8 में मेरी शिक्षा गांव में हुई थी, उसके बाद 9th में मेरे चाचा ही मुझे लखनऊ लेके आए। फिर 9th से 12th तक मैंने जुबली कॉलेज में पढ़ाई की, और जुबली कॉलेज में भी मेरी पहली रैंक आती थी। हाँ, 9th से लेकर के 12th तक मतलब मेरी पहली ही रैंक आई। तो 12वीं का परसेंटेज भी बता ही दीजिए। नहीं, परसेंटेज तो उस समय उतना खास नहीं था, क्या मतलब 12th में 75% और हाई स्कूल में 75% और 12th में 80% था। लेकिन ये था कि मतलब वहाँ के बच्चों के हिसाब से, चूँकि वो सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल बच्चे ज़्यादा पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते, तो उतने बच्चों में भी पहली रैंक आ जाती थी, तो मैं उसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। और इसके बाद में फिर क्या है कि फिर मैंने एलयू में प्रवेश लिया। एलयू में प्रवेश लेने के बाद में बीए से लेकर के पीएचडी तक का जो मेरा सफ़र है 2015 में। बताइए कि बीए में उस समय नहीं होता था क्या रैंक वगैरह? उस समय बीए में 1 साल में पेपर होता था। अब ये तो अभी जल्दी में हमें लगता है 18 में शुरू हुआ है लगभग, तो हाँ सेमेस्टर वाला, तो पहले ईयरली होता था, तो ईयरली कुछ खास रैंक नहीं होती थी। और बीए में मेरा ध्यान पढ़ाई से थोड़ा हट भी गया था एक प्रकार से, मतलब मैं रंगमंच से जुड़ गया था। उसको मैं बहुत बड़ी अपनी गलती मानता हूँ कि पढ़ाई से नहीं कटना चाहिए था। तो 2-3 साल पढ़ाई से मतलब मैं थोड़ा कटा रहा, रंगमंच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन वो शुक्र है कि तुलसीदास का एक दोहा है ना, एक पद है कि दोहा नहीं पद है कि अब लो नसानी अब ना नसइयों। तो ये था कि अब तक मैंने अपना नाश किया है, अब मैं अपना नाश नहीं करूँगा। तो एमए में आते ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं, अब अपना नाश नहीं करना है, कुछ बड़ा करना है। दूसरा मेरी ज़िंदगी का सबसे खास पल था पीएचडी में एडमिशन लेना। कोरोना आ गया, मतलब 4 नवंबर 2020 को मेरा एमए हो गया। उसके बाद में फिर क्या था कि एमए के जब एमए होता है तभी फॉर्म भर सकते हैं। फिर मैंने पीएचडी का फॉर्म भरा, 2-3 जगह का फॉर्म भरा था। एक इलाहाबाद का भरा था, इलाहाबाद का तो इंटरव्यू ही नहीं हुआ 2 साल तक। मेरठ का भरा था, एलयू का भरा था। मेरा मेरठ और एलयू में एक साथ एडमिशन हो गया। ये बात है 21 अक्टूबर की। अब चूंकि एडमिशन पाना ज़रूरी था, समय भी बीतता जा रहा था कि एडमिशन लेना ज़रूरी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जेआरएफ जो मेरा है वो ऐसा होता नहीं कि वो मतलब एक प्रकार से अगर 3 साल में आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो लोग इनवैलिड कर देते हैं। तो एक टेंशन थी कि हाँ जल्दी से जल्दी एडमिशन मिले ना, एमए हो चुका है, मैं क्या करूँगा। चूँकि कोरोना का भी समय था, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं कि ज़रूरत थी एडमिशन की। मेरठ में एडमिशन हो गया, एलयू में भी एडमिशन हो गया। अब मैं सोच नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। वहाँ 11 तारीख को रिजल्ट आया, यहाँ 16 को आया। वो 5 दिन कैसे कटे मैं ही जानता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 11 मतलब वहाँ लास्ट डेट थी फीस जमा करने की। मैंने वहाँ फीस मैंने नहीं जमा की। अब वो 5 दिन मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो मेरा एडमिशन ना हो, तो फिर मैं क्या करूँगा। मैंने वो अवसर तो छोड़ दिया। फिर मैंने ऊपर वाले पे विश्वास किया। मैंने सोचा कि अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं कर्म के सिद्धांत को बहुत मानता हूँ, श्री कृष्ण के गीता में जो कहा गया, वो कहते नहीं बस कर्म तुम्हारा कल होगा। तो मैं सोचता था अगर मैंने मेहनत की है, और जेआरएफ में इतना मेहनत करने के बाद जब मैंने यहाँ पीएचडी का एंट्रेंस दिया था, मैंने एमए का पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ा था, पूरा सिलेबस। और एमए की एंट्रेंस की मतलब एमए का जो जितना भी सिलेबस था
वो मैंने दोबारा पढ़ा और पीएचडी के एंट्रेंस के लिए भी मैंने मतलब काफ़ी मेहनत की थी। तो क्या हुआ कि जब पीएचडी का रिजल्ट आया 16 तारीख की सुबह के बाद, मैं सो के भी नहीं उठा था, मेरे दोस्त का मैसेज आया कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। तब भी मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं अपनी आंखों से देख लूँ। तो उसमें लिखा कि शोभित द्विवेदी पहली रैंक। मतलब वो पल मेरे लिए इतना खास था, मैं सच बता रहा हूँ कि जेआरएफ में जब मेरा एडमिशन मतलब जेआरएफ जब मेरा हुआ था, जब मुझे मतलब तब भी खुशी हुई थी, लेकिन एक खुशी और बढ़ करके थी, क्योंकि जेआरएफ की सार्थकता तभी है जब आपका पीएचडी में एडमिशन होता, नहीं तो जेआरएफ इनवैलिड है। तो ये था कि एक प्रकार से पीएचडी में एडमिशन होना और पहली रैंक लेकर के आना, ये भी मतलब पहले से डिसाइड नहीं था। लेकिन हाँ, इतना कहूँगा कि मेहनत मैंने बहुत की थी, पढ़ा मैंने था, तो ये मेरी ज़िंदगी के दो मतलब बहुत खास पल हैं। तो अब इतने देर से आप बता ही रहे हैं कि आप कैसे पढ़ाई किए, कैसे क्या किए, लेकिन अभिनय भास्कर जी अगला प्रश्न इसी से संबंधित पूछ रहे हैं, हाउ टू गेट फर्स्ट रैंक इन ऑल। अब वो देख रहे हैं क्रमशः कि एमए, पीएचडी, उसका जेआरएफ, लगातार फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक, लखनऊ, तो ये कैसे संभव है और कैसे ये कोई अगर छात्र कोशिश करे तो वो भी फर्स्ट रैंक ला सकता है? देखिए, यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, है ना। तो वो कहते नहीं कि एक लाइन है बहुत अच्छी कि सोने पर जितनी, लोहे पर जितनी धार लगे वाली जो लाइन है ना, कि वो उतना और प्रखर चमकता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोहा अगर है, लोहा या सोना अगर कोई भी है, जो उसको जितना पीटा जाता है वो आगे चल कर के उतना ही प्रखर चमकता है। तो मैं मान के चलता हूँ, जैसे एक दिनकर की भी लाइन है कि और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो अपने आप को बराबर मांझते रहिए। जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भले ही मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी का सिलेबस, बनारस विश्वविद्यालय का सिलेबस, जेएनयू विश्वविद्यालय का सिलेबस, डीयू विश्वविद्यालय का सिलेबस, ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, मेरे पास सारे विश्वविद्यालयों के सिलेबस मैंने डाउनलोड किए थे और मैंने उस हिसाब से पढ़ाई की। ऐसा नहीं कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का हूँ तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं। आज भी मेरे भीतर यही है कि मेरे पास ढेरों किताबें रखी हुई हैं, जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, नामोर सिंह जी, मैनेजर पांडे, वीर भारत तलवार, है ना। ऐसे ही यहाँ पर करण सिंह चौहान, गोपेश्वर सिंह, ये जो डीयू के हैं, ऐसे बीएचयू के हो गए, है ना, सदानंद शाही वगैरह, या इलाहाबाद की योगेंद्र प्रताप सिंह वगैरह। तो क्या है कि मतलब इन लोगों की किताबें मेरे पास रखी हुई, मैं इन लोगों को पढ़ता रहता हूँ बराबर, क्योंकि ये बात सच है कि मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों के बारे में बोला जाता है इनकी मानसिकता उस लेवल की नहीं होती है, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल कमतर नहीं पाता। इसको मेरा दम्भ ना समझा जाए, आत्मविश्वास समझा जाए। मैं कहता हूँ कि मेरे सामने आप बीएचयू जेएनयू के बच्चे को लाकर खड़ा करिए, मैं उनसे अपने आप को बिल्कुल कमतर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैंने उसी लेवल की पढ़ाई की है। भले ही मैं वहाँ पढ़ने नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ रह करके वैसी पढ़ाई पढ़ता था। जो किताबें वहाँ पढ़ाई जाती हैं, जो सिलेबस वहाँ का होता है, जो उनकी विचारधारा है ना, वो जैसा पढ़ाते हैं उस हिसाब से मैं पढ़ाई पढ़ता था। और एक चीज़ ये है कि आप अपने आप को बराबर मानते जाइए। अभी भी मेरे भीतर ये है, बचपन से रहा है। जैसे उर्दू में 12th क्लास में मेरे भीतर उर्दू सीखने की तलब लग गई। मैंने सोचा मैं उर्दू सीखूंगा, मैंने कई शब्दकोश खरीदे। अभी भी मेरे पास डायरी है, कम से कम 500 शब्द तो लिखे होंगे उर्दू के। उस दौर की मेरी जो कहानियाँ उसमें वो उर्दू बाहुल्य कहानियाँ हैं। तो मैंने उर्दू सीखा। कोई भी हिंदी इंग्लिश का वर्ड क्या होता था, जैसे मुझे उसका अर्थ नहीं पता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड है डोगमा इंग्लिश का, इसका अर्थ होता है सिद्धांत। अब जब तक मुझे इसका अर्थ नहीं पता होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। हिंदी में भी एक वर्ड जैसे आया शंपा, इसका मैंने बहुत तलाशा कि इसका अर्थ क्या होगा, फिर बहुत बाद मुझे पता चला शंपा मतलब बिजली होता है। तो ये मेरे भीतर शुरू से एक जिज्ञासा रही। शिक्षक और छात्र के भीतर सबसे पहली शर्त है जिज्ञासा। एक रिसर्च स्कॉलर के भीतर भी जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा के बिना इस संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं उसका पहला हेतु तो जिज्ञासा ही है ना। आविष्कार तो बाद में होता है, पहले तो विचार आता है ना। तो क्या है कि मेरे भीतर ये रहा शुरू से, आज भी यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने एक्सट्रीम लेवल पहुँच चुका हूँ। कोई भी शब्द अगर मैं देखता हूँ, कोई भी शब्द इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, जब तक मुझे उसका अर्थ नहीं पता चलता तब तो, अब पहले तो गूगल भी नहीं था, फ़ोन ही नहीं होता था, एंड्रॉयड, डिक्शनरी का ही सहारा था। अब तो क्या है तुरंत फ़ोन पे मिल जाता है। तो क्या है कि वो एक जिज्ञासा रही कि तुरंत उसको पता करें। आज भी किताबों को लेकर के भी एक, अगर जब तक कोई किताब मुझे पता चली, जब तक मैं उस किताब को खरीद नहीं लेता या मुझे पता नहीं चल जाता इस किताब के बारे में क्या है, किसने लिखा, तो मन नहीं मानता है।
इस चीज़ें होनी चाहिए। अगर तुम्हारे भीतर ए है, जैसे आईएएस में भी कई आईएएस से लोग तैयारी करते हैं, कहा जाता है कि जो 4 विकल्प आए हैं, आप प्रश्न पे मत ध्यान दीजिए, आप विकल्प पे ध्यान दीजिए। यही चीज़ मेरे भीतर है कि जब मैं कोई प्रश्न देखता हूँ तो मैं प्रश्न से ज़्यादा विकल्प पे ध्यान देता हूँ कि अच्छा ये 4 विकल्प जो हैं इसमें से 3 विकल्प तो मुझे, जैसे मान लीजिए पूछा गया कि हिंदी आलोचना के मान किसकी किताब है, उसमें विकल्प आ गया मैनेजर पांडे, वीर भालतरवाल, गोपेश्वर सिंह, कर्ण सिंह चौहान। ये किताब कर्ण सिंह चौहान की है। कौन है कर्ण सिंह चौहान? मैनेजर पांडे को तो जानता हूँ, वीर भारत तलवार को जानता हूँ, है ना, गोपेश्वर सिंह को जानता हूँ, कर्ण सिंह चौहान को नहीं जानता। ये कौन है भैया? तुरंत गूगल किया, पता चला। मैंने गूगल किया, उनके बाद 10 चीज़ें पता चली। एक अच्छे अध्येता की चीज़ें भीतर ये होना चाहिए। इसी को कहते हैं कि और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है ना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे, आज भी मेरे साथ वही है कि मैं जेआरएफ हूँ, पैसा पा रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि पढ़ाई नहीं करूँगा। आज भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में बीतता है। मैं रात में अभी भी लगभग 10-11 से लेकर रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोफेसर के साथ साथ आगे चल के एक अच्छा लेखक बनना है। तो ये लक्ष्य बड़ा है, तो उसी हिसाब से मेहनत करनी है। तो ये जो टॉप वाली बात है, ये साइड है। जैसे वो कहते नहीं कि जो कृष्ण कहते नहीं महाभारत में कि अगर जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है वो अपना भी लाभ करता है, और जो इंसान अपने लाभ के लिए जीता है तो अपना भी लाभ नहीं कर पाता, समाज का भी लाभ नहीं कर पाता। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि अगर मैं समाज के लाभ के लिए अगर कोई चीज़, मतलब अगर मैं पढ़ रहा हूँ, ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ज्ञान तो मुझे मिल ही रहा है, बाकी मैं औरों से थोड़ा अलग भी हो रहा हूँ। और जब मैं कोई पेपर दूंगा तो मैं उसमें टॉप करूंगा। जैसे मेरा अगला टारगेट ये है, अभी मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला है, मैंने फॉर्म भर रखा है, तो उसमें लगभग 90 सीटें हैं। लेकिन पता है मेरा टारगेट सिलेक्शन लेना नहीं है, मेरा टारगेट ये है कि उसमें टॉप करना है। मैं उसमें भी पहली रैंक लाना चाहता हूँ। और तुमने जो पूछा खास पल, तो वो मेरी ज़िंदगी का तीसरा सबसे खास पल होगा जब मैं प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी पहली रैंक लेकर के आऊँगा। क्या है, पहली बार कब आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? एमए होना चाहिए और नेट होना चाहिए। तो ये आप पहली बार देंगे? हाँ, मैं पहली बार दूंगा। और चूंकि मैं बता ही चुका हूँ कि मैंने पीएचडी का पेपर पहली बार दिया था, पहली रैंक आई, मतलब इसको मेरा अहंकार ना समझा जाए। नहीं, मैं आप समझे ना समझे, मुझे इसके लिए अब मुझे भरोसा है, आप पर इतना ज़्यादा भरोसा हो रहा है कि इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होगा। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मैं अभी पेपर दूंगा, तो कोशिश मेरी ये है। और जो सिलेबस लगा है मैं तुम्हें बता दूं, उसका सिलेबस यार से थोड़ा अलग है। मेरी सारी किताबें पढ़ गई हैं, जीएस की भी, जितने सिलेबस की किताबें हैं। पेपर 4 महीने बाद, लेकिन सिलेबस मेरा सारा कंप्लीट है। अभी कुछ लोग शुरू करेंगे और वो सिलेबस कंप्लीट है, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। तो और जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, तो जैसे मान लीजिए एक लाइन पढ़ी, जैसे मैं एक कहानी है दुलाई वाली, उसकी पहली लाइन कि एक व्यक्ति दशाश्वमेध घाट से होकर के जल्दी जल्दी गोदौलिया की तरफ जा रहा था। अब मैंने इस लाइन को पढ़ा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो व्यक्ति किस घाट से नहा के जा रहा था। याद है दशाश्वमेध घाट से नहा के जा रहा था। घाट तो कई है, मरकटिका भी है, बहुत सारे घाट हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। वो कहाँ जा रहा था? वो गोदौलिया की तरफ जा रहा था। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। पढ़ाई तो सब करते हैं, आप गोदान पढ़िए, मैला आंचल पढ़िए, राग दरबारी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, एक एक पात्र का नाम नोट करिए, एक एक घटना। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तभी आप सब पाएंगे। लेकिन अगर आपको रैंक लानी है तो आपको इस तरह से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, है ना। वो जैसे एक बहुत अच्छी लाइन दिनकर की, दिनकर मुझे बहुत पसंद है, खासकर वो ऊर्जा देते हैं एक प्रकार से। जैसे बात हो रही थी ऊर्जा कहाँ से आती है, दिनकर को पढ़ के बहुत ऊर्जा आती है। हमारा साहित्य जो है वो ऊर्जा देता है, बाकी विषयों में खासियत नहीं है। इतिहास, समाजशास्त्र, ये सब विषय ऊर्जा नहीं देते, साइंस ऊर्जा नहीं देती, हमारा साहित्य ऊर्जा देता है। जब दिनकर लिखते हैं, कहते हैं कि जिस मिट्टी ने खून पिया वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। तो जो मिट्टी खून पीती है वो फूल खिलाती है। आप अगर दिन रात मेहनत करते हैं तो आप अवश्य सफल होते हैं, कोई ताकत आपको नहीं रोक पाती। वो कहते हैं नहीं, प्रतिभा को डिले किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या खाते पीते हैं, जरा अपना भोजन के बारे में बताइए, क्योंकि शायद हो सकता है हम लोग हो या फिर जो आम छात्र हैं या आम लोग हैं वो कुछ वो चीज़ ना खा पाते हो जो आप खाते हो, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या खाते पीते हैं। देखो, खाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं खाता पीता होता तो आज मैं ऐसा ना होता। एक हरिवंश राय बच्चन की बड़ी अच्छी लाइन है, क्या भूलूं कि याद करूं, में वो लिखते हैं कि विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः शरीर से निर्बल होता है।
गांधी जी को देखिए, है ना। आइंस्टीन कहते नहीं, आने वाली शताब्दियाँ विश्वास नहीं करेंगी इतना बड़ा महापुरुष ऐसा था। तो खैर अब तो मानक बदल गए हैं, अब तो लोग बलिष्ठ भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, और मैं भी चाहता हूँ आने वाले समय में अपने शरीर पे थोड़ा ग्रो करूँ। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि खाना पीना क्या है, खाना पीना तो जो लोग नॉर्मल खाते हैं मैं भी वो खाता हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो इतनी आप ऊर्जा खुद से अपने आप को इतना ऊर्जान्वित कर रहे हैं ना, ये चीज़ मोटिवेट, खुद से सेल्फ मोटिवेशन जो आपके अंदर है, ये चीज़ मतलब हमको लग रहा है कि लोग कहते हैं 100 में से कि ये 100 नहीं, हमको लग रहा है 1000 और लाख में से एक कोई ऐसे के अंदर आती होगी। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये बड़ी अजीब चीज़ है कि आप जैसे व्यक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में है, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है कि आप जैसे छात्र हैं। एलयू के धरोहर मैंने इसीलिए शुरू किया है कि ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने प्रस्तुत कर पाए, आपको ये पता रहे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कैसे कैसे हीरे हैं, कैसे कैसे फूल खिल रहे हैं और खिले हैं। जी बताइए। तो जैसे तुमने कहा खाना पीना तो कोई खास नहीं होता है, वो तो मैं तो ज़्यादा वगैरह पढ़ाई कर रहा था, पूरा दिन खाना ही नहीं खा पाता था, इतना पढ़ाई का बर्डन रहता था। अब तो खैर पीएचडी में एडमिशन ले लेने के बाद थोड़ा हेडेक कम हो गई है, एक सिक्योरिटी है कि हाँ कुछ कर रहा हूँ। तो खान पान बस हाँ इतना ज़रूर है कि जैसे मैं मैदा की चीज़ें अवॉइड करता हूँ, नहीं खाता हूँ। कोशिश ये रहती जैसे कुछ अच्छे खासे फल ले लीजिए, या भीगे हुए बादाम है या चना है, मतलब कुछ ऐसा खाइए जो स्वास्थ्य में लगे। तो कोशिश यही रहती है कि ऐसा ही खान पान रखा जाए आज के युवाओं के लिए, तो ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न जतिन शुक्ला जी ने पूछा है, भैया आप अपनी प्रतिभा के बदौलत और भी किसी यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू, बीएचयू में भी आसानी से प्रवेश पा सकते थे, फिर आपने लखनऊ विश्वविद्यालय ही क्यों चुना? देखिए डीयू और जेएनयू में हमारे जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं अपने जैसा इकलौता हूँ। तो वो है ना कि जैसे वहाँ अगर मैं जाता और वहाँ जाकर के अगर मैं पीएचडी करता, जैसे मेरा टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद और हिंदी आलोचना। भारत देश में इस समय 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस टॉपिक पर पूरे मतलब जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत देश में, कहीं पर काम नहीं हो रहा है और ना हुआ है। ये मेरा अपने आप में बिल्कुल नया टॉपिक है। लोग कह रहे थे इस टॉपिक पे काम ही नहीं हो सकता, मतलब एक इंटरडिसिप्लिन टॉपिक है, जैसे अंतर अनुशासनात्मक टॉपिक जैसे कहते हैं कि मनोविज्ञान और हिंदी को एक में जोड़ना। ठीक, एक कॉन्सेप्ट है मनोविश्लेषण, उसको मैं हिंदी में मैं इसको कहाँ जोड़ सकता हूँ, खासकर आलोचना के क्षेत्र में। तो अगर मैं वहाँ जाकर के काम करता तो कोई विशिष्ट बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऐसे काम होते रहते हैं। वहाँ के लिए आप आम बन जाते हैं। आम होता, हालांकि मेरे टॉपिक पे तो काम नहीं हुआ, लेकिन वहाँ अच्छे काम होते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे डीयू में तो लोग अच्छे ही लोग पहुँच पाते हैं, डीयू जेएनयू बीएचयू वगैरह में, तो वहाँ तो ऐसे काम मतलब होते हैं। लेकिन यहाँ रह करके मैं काम करूँगा तो इसमें मेरा भी मान बढ़ेगा और विश्वविद्यालय का भी मान बढ़ेगा कि मैंने यहाँ रह करके काम किया। और एक चीज़ और मैं बता दूँ तुम्हें विकास, अगर मैं जेएनयू और डीयू में रह करके 100% सबसे बड़ी बात ना होती। भाई जेएनयू डीयू में लेकर के आया, ठीक है, वहाँ प्रतिभा संपन्न बच्चे जाते हैं, लेकिन अगर लखनऊ विश्वविद्यालय एक सीमित संसाधन में पलने बढ़ने वाला बच्चा अगर यहाँ पे रह करके अगर टॉप करता है तो अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है कि यहाँ मतलब आप नकार नहीं सकते ना कि स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों में प्रतिभा नहीं हो सकती। यही साबित करना चाहता हूँ। जैसे कबीर मगहर में जाकर के कबीर अपने आप का देहावसान करवाते हैं, वहाँ जाके एक्सपायर होते हैं, क्योंकि मान्यता थी कि जो मगहर में मरेगा उसको नरक मिलेगी। तो कबीर कहते हैं ठीक है मैं कबीर मगहर में जाकर मरता हूँ, देखते हैं नरक मिलती है कि स्वर्ग मिलता है। वो चाहते तो काशी में मर सकते थे ना। तो से मैं सीखता हूँ ये विद्रोह का जो भाव, हालांकि मैं विद्रोही नहीं हूँ, लेकिन बहुत चीज़ें कबीर से मैं सीखता हूँ कि अगर यहाँ रह करके मैं पढ़ूंगा, भाई यहाँ से रहकर मैंने बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, और अगर ऊपर वाली कृपा से अगर मैं यहाँ प्रोफेसर बन जाता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ रह करके अगर मैं कुछ करूँगा तो ज़्यादा नाम होगा कि हाँ ऐसी प्रतिभाएं स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पाई जाती हैं। तो आप सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दरवाज़ा खटखटाइए कि हाँ वहीं जाइए, वहीं जाकर के आप अपनी प्रतिभा पे निखार ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है अपने आप होता है कि हम अपने आप को करते हैं, इसके लिए कोई विश्वविद्यालय मायने नहीं रखता है। अगला प्रश्न उन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि एमए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, वो चूँकि अभी स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र हैं। देखिए एमए की तैयारी कोई विशेष नहीं होती है, जो बीए का सिलेबस होता है उसी को आप मन से पढ़िए, और अधिकतम क्वेश्चन जो होते हैं वो बीए के सिलेबस से ही होते हैं।
अगला प्रश्न उन्होंने तीसरा और उनका और आखिरी प्रश्न उनका है कि यदि कोई छात्र स्नातक अंतिम वर्ष में हो तो उसको लेट जेआरएफ की तैयारी के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे और तैयारियां कैसे करनी है, उसके साथ महत्वपूर्ण किताबें भी बता दीजिए। किताब ज़रूर बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें जाना चाहते हैं। देखिए तैयारी एक दिन में नहीं होती है और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई बच्चा स्नातक सजग हो जाए पढ़ाई को लेकर के। आज जो प्रश्न आ रहे हैं वो विचार प्रधान प्रश्न हैं। पहले क्या होता था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे। प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेक्सचुअल्स क्वेश्चन सेट। अब तुम जितना ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ोगी उतना ही ज़्यादा सिलेबस लगा हुआ है। कहानी, नाटक, निबंध, कविता, आलोचना, पूरा टेक्स्ट पढ़िए। बीए से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, एमए तक पूरा टेक्स्ट पढ़िए और टेक्स्ट पढ़ते ही नोट्स बनाइए। गोदान पढ़ा, होरी, धनिया, गोबर, इसके जो पात्र हैं, किसान विमर्श मतलब किसान त्रासदी पे लिखा गया है, किस वर्ष आया, 1935 में आया है ना। बाकी इसके कथन मेन जो कथन है, ठीक, तो इन कथनों को नोट कर लीजिए। कोई भी उपन्यास कहानी पढ़िए, इस तरह से पढ़ाई करिए, इस तरह से पढ़ाई मतलब करो। रही बात किताब की, तो किताब में भी क्या है कि जो उपन्यास लगे हैं, गोदान, मैला आंचल, शेखर एक जुनी गोद, झूठा सच, ये सारे उपन्यास पढ़िए। कहानियाँ जो लगी हुई हैं, दुलाई वाली, अमृतसर आ गया है, वगैरह वगैरह, नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारे नाटक खरीदिए। बाकी जो निबंध लगे हुए, निबंधों की किताबें। इसके अलावा इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, रामसरोवर चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, कंपाइलेशन है वो, हिंदी गद्य का विकास, रामचंद्र तिवारी जी का। तो इस जो इतिहास ग्रंथ है ये बहुत प्रमुख हैं। ये तुम्हें दृष्टि देते हैं, चीज़ों को समझने का एक नज़रिया विकसित कराते हैं। तो ये इतिहास ग्रंथ तो मतलब टेक्स्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं उनको इतिहास ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। अंतिम सवाल है ये दर्शकों का। उदय मिश्रा जी ने पूछा है, आपकी इस सफलता के पीछे किस प्रोफेसर का हाथ है या आपके हिंदी के सबसे प्रिय प्रोफेसर का क्या नाम है? देखिए, इस सवाल का जवाब दे पाना तो बहुत मुश्किल है कि किसका हाथ है और कौन प्रिय है। मैं ये मान के चलता हूँ हाथ सबसे ज़्यादा तो विद्यार्थी का स्वयं का होता है। कोई भी विद्यार्थी हो, ये बात कहने की है, हम लोग तो उदारतावश बोल देते हैं कि सब आपकी कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है, जबकि ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। आशीर्वाद और दुआ से कुछ नहीं होता है, ठीक है, मेहनत से होता है। वही लाइन मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, या विश्व कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, गोस्वामी जी की लाइन है ना। तो जैसा आप आज करेंगे वैसा ही कल फल प्राप्त करेंगे। तो जो आप मेहनत करते हैं वैसा फल आपको प्राप्त होता है। हाँ, ये बात सच है कि आशीर्वाद मायने रखता है, वो ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन के लिए है। जब बच्चा पेपर देने जाता है तो माँ दही खिलाती है, तिलक करती है। दही खिला देने से कोई पास नहीं होता है, ना तिलक लगाने से पास होता है, सफल होता है। वो मन का विश्वास है, ये मन की विश्वास की चीज़ें हैं। जब कोई दोस्त या बड़ा कहता है अरे तुम तो एक काम कर लोगे, इससे भीतर उत्साह पैदा होता है। सफलता नहीं मिलती, उत्साह पैदा होता है। उत्साह प्रमुख है, किसी काम को करने से पहले उत्साह पैदा होना चाहिए। तो क्या है कि अगर कोई मुझसे पूछे तुम्हारी सफलता में किसका हाथ है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे घर वाले तो एक प्रकार से मेरे विरोधी थे। पहली बात तो ये था कि वो प्रेशराइज कर रहे थे, उनका दबाव था कि जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाए, कोई भी नौकरी मिल जाए उल्टी सीधी। मैं कहता था नहीं, मुझे उल्टी सीधी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे ए ग्रेड की नौकरी चाहिए। उनके भी तो इतना पेशेंस नहीं था, क्योंकि मैं एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करता था। अभी भी मैं कहता हूँ मध्यवर्गीय परिवार का ही लड़का हूँ। तो मध्यवर्गीय परिवार में समस्याएं होती, चाहते हैं लड़के जल्दी सक्सेस हो जाएं। तो मेरा यह था कि कोई बात नहीं, मैं सुन लेता था चार बातें सबकी, रिश्तेदारों की, घर वालों की। कहते थे लड़का कुछ काम नहीं कर रहा, मैं कहता कोई बात नहीं। मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता था। और मैंने 2 साल कपड़े नहीं खरीदे, मैंने किताबें खरीदी। 2 साल तक मैं ज़्यादातर किताबें ही खरीदता रहा और उन किताबों ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं कह सकता हूँ अगर कोई मुझसे पूछे कि तो इसके पीछे किसका योगदान है, तो सबसे पहला योगदान तो मैं पुस्तकों का दूंगा, भले ही वो अमूर्त योगदान है। और दूसरा सबसे बड़ा योगदान जो है वो ईश्वर का है। किताबें और ईश्वर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बाकी हाँ, आशीर्वाद की अगर बात की जाए, जो आमतौर पर बोला जाता है, तो माँ बाप का आशीर्वाद है और शिक्षकों का आशीर्वाद है। एक लाइन है ना कि
हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो मतलब ये था कि मेरे भीतर कि अभी तक मतलब बहुत मेहनत कर ली है, अब तो कुछ होना चाहिए। तो जब जेआरएफ का रिजल्ट आया, पीएचडी का आया, तो ये था कि वो हिमालय से गंगा निकलने जैसा था। और इसमें मेरे शिक्षकों का मतलब ये एक योगदान रहा कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया विश्वविद्यालय में, एक प्रकार से गाइड किया, परामर्श दिया। बाकी सारे शिक्षक मुझे प्रिय हैं यहाँ के, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी एक का नाम नहीं ले सकता। तो देख सकते हैं ऐसे ऐसे धरोहरों को जानने के लिए, समझने के लिए और इनके बारे में इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए हमारा ये कार्यक्रम एलयू के धरोहर देख सकते हैं। बाकी अगला किस धरोहर को, किस एलयू के धरोहर को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए, ये भी हमें सलाह दे सकते हैं। आपने भी हमें इतना समय दिया, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, और ख़ास करके जो आपको छात्र देखकर बहुत कुछ सीखेंगे उनके तरफ से। चलिए विकास, तुम्हें भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा साक्षात्कार लिया, इसके लिए ठीक है। धन्यवाद आप सभी को भी। अगर अभी तक आपने देखा तो, और अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा तो निश्चित तौर पर ये भी मान लिया जाए कि आपका भी इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अधिक रुचि है। बाकी देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमेत। अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के ये शिक्षक का क्या है, ये विश्वविद्यालय शिक्षक कक्ष, ये शिक्षक कक्ष में हम लोग मौजूद थे। लखनऊ विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का शिक्षक कक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद।